सो गाइस आज हम देखेंगे तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में। जैसा कि हमने देख लिया है प्राचीन वर्गीकरण तो देख लिया है गाइस, अब हम देखते हैं आधुनिक वर्गीकरण। हमने प्राचीन वर्गीकरण में कौन कौन से वैज्ञानिक देखे गाइस, जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा डॉबेराइनर जो जर्मन के थे। दूसरा हमने डॉबेराइनर का त्रिक के आधार पर तीन तत्वों को पहला और तीसरा तत्वों को मिलाकर के गाइस हमने क्या देखा, पहला प्लस तीसरा मिलाकर के क्या बन जाता था, प्लस और बटे 2 करके तत्व मिलाकर के बन जाता था। दूसरे तत्व का द्रव्यमान निकल के आता था। एक कैल्शियम तक ही लागू हुआ, 3 त्रिक ही बने। तो गाइस ये था डॉबेराइनर का त्रिक। और दूसरा हमने देखा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक, न्यूलैंड कहाँ के थे गाइस, अंग्रेज थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया कि न्यूलैंड के अष्टक में हमने देखा कि 8 तत्वों तक यदि कोई भी तत्व की द्रव्यमान के आधार परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया और आरोही क्रम में जमाया। और पहला तत्व और 8वां तत्व, जो पहले तत्व से लेकर के गिनेंगे हम तो 8वां तत्व आएगा गाइस, तो वो उसका परमाणु गुणधर्म गाइस पहले तत्व से मिलते हुए रहेंगे। ये बताया था न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में। और तीसरा हमने क्या देखा गाइस, तीसरा हमने देखा मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी कैसे बनाई गाइस, रासायनिक तथा भौतिक गुण क्रिया करवा कर, रासायनिक क्रिया तथा भौतिक क्रिया करवाई। और भौतिक क्रिया करवाने के बाद क्या देखा, रासायनिक तथा भौतिक क्रिया ऑक्सीजन से करवाया गाइस। विभिन्न तत्वों के उनको गुणधर्म देखा, फिर गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्म तथा भार के आधार पर, मतलब द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया और व्यवस्थित किया। सो गाइस हमने ये 3 देख लिए प्राचीन काल के। अब देखते हैं अपन चौथा हेनरी मोजल आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे। 1913 ईस्वी में, कब गए, 1913 ईस्वी में हेनरी मोजल ने बताया, क्या बताया हेनरी मोजल ने, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गाइस। हेनरी मोजल ने बताया कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या आवर्त फलन होगा। तत्वों का गुणधर्म कैसा होगा गाइस, परमाणु संख्या के आधार पर होगा। अब कि जिसकी 1 संख्या है तो वो पहला आएगा, जिसकी परमाणु संख्या 1 है तो वो पहले नंबर आएगा, जिसकी परमाणु संख्या 2 है तो वो बाद में आएगा। तो मतलब संख्या के आधार पर जमाया गया। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक प्रकार की क्या होती है गाइस, बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो गाइस वही हमने आरोही परमाणु संख्या के आधार पर अभी तक जो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक आए गाइस, तो तत्वों की परमाणु द्रव्यमान के आधार पर होता था। अब परमाणु संख्या के आधार पर किया इन्होंने, किसने गाइस, हेनरी मोजल ने व्यवस्थित किया। तत्वों को परमाणु संख्या में आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से तत्वों के गुणधर्म में अधिक परिशुद्धता तथा अनुमान लगाया गया, परिशुद्धता ज़्यादा हुई। तो गाइस आपने हेनरी मोजल का देखा। हेनरी मोजल ने क्या किया गाइस, जैसे भी हेनरी मोजल में जैसे हमने देखा था जो भौतिक तथा रासायनिक क्रिया, तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक क्रिया के करवा के फिर तत्वों की, अभी हमने जो प्राचीन काल में तत्वों के गुणधर्म के आधार पर गाइस, तत्वों के गुणधर्म साथ में रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया और गुणधर्म 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ कौन सी थी गाइस, हेनरी मोजल ने जो आवर्त सारणी में उन्होंने क्या किया, तत्वों की संख्या के आधार पर, तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु
संख्या के आधार पर क्या किया, आवर्त सारणी का निर्माण किया। और ये सब तो उन्होंने सबने किया था, प्राचीन सबने नहीं गाइस, मेंडलीफ ने किया था। लेकिन मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया था, लेकिन जो हेनरी मोजेल हैं इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तीनों कमियों को सुधारा गया है। गाइस, जो हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष देखे थे या कुछ कमियां देखी थी, जैसे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, दूसरा समस्थानिकों की संख्या निश्चित नहीं थी, और हमने जो तीसरा देखा था उनका दोष की क्या देखा था, तीसरा देखा था गाइस, अभी हम देख लेते हैं अभी 2 मिनट में। कोबाल्ट और मतलब कि कुछ असमान तत्वों के द्रव्यमान के आधार पर भी उन्हें क्या कर दिया गया था गाइस, उनकी संख्या आगे आने पर भी कुछ असमान तत्वों को आगे पीछे कर दिया गया था। जैसे कोबाल्ट और निकल की संख्या में हमने देखा था, जो निकल की संख्या कितनी है गाइस, 57 थी, मतलब 57 या 7 थी गाइस को निकल की संख्या, जबकि कोबाल्ट की संख्या 58.9 थी। तो 58.9 आएगा कि 58.7, तो गाइस 58.7 आएगा आगे द्रव्यमान के यदि हम देखें तो। और तो उन्होंने क्या कर दिया था, इसको आगे रख दिया था और निकल को पीछे, कोबाल्ट को पीछे जाना चाहिए था लेकिन इन्होंने आगे रख दिया था। सो गाइस, इनकी कमियों को आधुनिक आवर्त सारणी में सुधारा गया। आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति को हम और देखे लेते हैं। क्या सुधार हुआ गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जो कि हमने वहाँ पे 7 देखे थे। समूह कहा जाता है वैसे ही गाइस, ध्यान रखना। और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। क्षैतिज पंक्तियाँ मतलब आवर्त हैं, जो कि यहाँ पे जैसे हमने 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त ऐसे बनी हुई हैं। और जो 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, तो एक बन जाता है, एक समूह बन जाता है। दूसरा समूह बनाएंगे गाइस ऐसे, तीसरा समूह हम बनाएंगे कैसे, ऐसे, चौथा समूह ऐसे, ऐसे बने हैं गाइस समूह आधुनिक आवर्त सारणी में। तो कितने समूह हैं गाइस ऐसे, 18 समूह हैं और 8 क्षैतिज पंक्तियां हैं। सो गाइस देखिए, ये है गाइस मैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हमने देखा क्या है गाइस, आधुनिक आवर्त सारणी में मोजेल हेनरी के द्वारा उत्पादित आधुनिक आवर्त सारणी, पहले की सारणी को बिखेरा नहीं गया है, मतलब एक प्रकार से उसी को वो कर दिया गया है, सुधार कर दिया गया है। जो उनमें दोष थे वो दोष हमें दिखाई नहीं देते हैं, बाकी वो सेम ही आवर्त सारणी है। जैसे गाइस देखते हैं अपन, जो आधुनिक आवर्त सारणी मतलब जो पहले भी धातुओं के आधार पर, उपधातुओं के आधार पर रखा गया था, लेकिन अब जो आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखेंगे, जो इस साइड के गाइस जो सॉरी गाइस, जो आधुनिक आवर्त सारणी है गाइस, तो देखिए ये जो पिंक कलर के जो कलर्ड हैं गाइस, ये कुछ तत्व हैं। ये क्या है, उपधातु हैं। क्या है गाइस, ये उपधातु हैं, सॉरी ये क्या है गाइस, उपधातु हैं। कौन कौन से, जैसे आप देख सकते हैं उपधातु कौन कौन सी है, जैसे क्या है, बोरियम्स, सिलिकॉन्स, गैनियम्स, आर्सेनिक, ये सब क्या है गाइस, ये वाली ये देखते हैं अपन, ये उपधातुएं हैं। क्या हैं, इनमें धातुओं के ही गुण विद्यमान होते हैं और उपधातुओं के भी, ये अधातुओं के भी। सो गाइस जो हम देखते हैं इसके इस साइड वाले जो परमाणु हैं गाइस मतलब जो तत्व हैं, तो वो क्या हैं गाइस, वो हैं क्या,
ये धातुओं में आते हैं। ये जो जितने ही जो इस साइड वाले हैं वो ज़्यादा मतलब धातु वाले हैं, ये धातु हैं। इन धातुओं कैसे कहते हैं गाइस, जिनमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता योग्यता होती है, मतलब वो दे सकती हैं और दे करके धन आयन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन को देती हैं और धन आयन बनाती हैं, वो होती हैं धातुएं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अब दूसरों से लेंगे तो माइनस का निशान तो लगेगा, और माइनस का निशान बनाती हैं, उसको कहते हैं गाइस, माइनस का निशान बनाती हैं और ऋण आयन बनाती हैं, वो होती हैं गाइस अधातुएं। वो उनको यहाँ पे रखा गया है। ये है अधातु समूह और ये है धातु समूह और ये है उपधातु समूह। और गाइस हम देख सकते हैं इनकी आवर्त सारणी में, इनकी आवर्त सारणी में कितने समूह हैं गाइस। देखिए ये वन समूह, ये वन समूह है, 2 समूह है, 3 समूह है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए 15 16 17 18। ये हैं गाइस आधुनिक आवर्त सारणी के समूह। ये क्या हो जाते हैं गाइस, ये समूह हैं। जैसे वन समूह में किसको रखा गया है, हाइड्रोजन को देखिए वन समूह में किस किस को रखा गया है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को रखा गया है। यदि वन समूह बनाते हैं अपन तो हाइड्रोजन वन समूह में आती है। और कौन आता है गाइस, लिथियम आती है वन समूह में। और कौन आता है, सोडियम आता है। और कौन आता है, पोटेशियम आता है। अब देखते हैं अपन ऐसे कितने समूह बनाए गए हैं, 18। और आवर्त कितने बनाए गए हैं, 7। जैसे देखिए वन आवर्त में कौन आता है गाइस, ये हाइड्रोजन आता है। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आता है, ये हीलियम आता है। ये वन आवर्त हैं। तो हम देखते हैं इनको कुछ आधार पर पढ़ेंगे। आप अपने सारणी देख ली है, अभी हम इसके बारे में और समझाएंगे। संयोजकता के हम आपके बारे में बता चुके हैं, परमाणु साइज बता चुके हैं, उपधातु अधातु भी बता चुके हैं। लेकिन अब हम एज टू एज अपनी बुक से पूरे वर्ड पढ़ेंगे एक तरफ से और समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। संयोजकता हम देखते हैं, जो समूह हैं गाइस, समूह में जो संयोजकता है उसकी सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस एक ही समूह में के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जो समूह 17 के तत्व हैं। फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष सर्वसम इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, हाइड्रोजन अनिश्चित रहती है, क्योंकि इसे आवर्त समूह फर्स्ट तथा 17 किसी एक संख्या में किसी में भी रखा जा सकता है। आप बता सकते हैं क्यों ऐसा। आप देखेंगे कि इन आवर्तों के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि आध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों को परमाणु आवर्त में स्थित है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्या है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्सेनिक आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरा आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनकी परमाणु इलेक्ट्रॉन के LM इनकी कक्षाओं के बारे में बताया गया है। तीसरे में है गाइस, तो इनकी 3 कक्षाएं होगी। तीसरे आवर्त में है, मतलब देखिए 1 2 3, ये तो समूह होते हैं, आड़ी रेखा ऊर्ध्व रेखाएं, और ये समूह है। देखिए वन आवर्त, 2 आवर्त और तीसरे आवर्त में जो भी संख्या आएंगी गाइस, तो उनके जो कोषों की संख्या होगी KLM में होगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कोष, 2 कोष और 3 कोषों में होगी। और यदि कोई संख्या कोई
तत्व 4 वाले आवर्त संख्या में है गाइस, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो कक्षा होंगी वो 4 होंगी। इसी प्रकार 7 कक्षा तक आवर्त हैं गाइस, तो 7 कक्षाएं भी हो सकती हैं। देखिए 1 कक्षा में, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त और एक 7 आवर्त। तो गाइस जो 1 आवर्त में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु इसकी जो इलेक्ट्रॉन से मतलब संयोजकता भी क्या है गाइस? 1 ही है, 2 है। तो देखिए गाइस इसकी जो हम देखते हैं जो कोष हैं, इनकी जो कक्षाएं हैं वो 1 ही होंगी। जैसे कक्षाएं मतलब इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, कक्षाएं कितनी पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन में 1 ही है तो गाइस, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। केंद्र में क्या है गाइस? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे में कौन सा जो भी पाए जाते हैं, या फिर तीसरे में हम देखते हैं कि सोडियम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है गाइस? मैग्नीशियम पाया जाता है। दूसरे समूह हो जाते हैं, ये तो समूह हो जाते हैं। तो सोडियम पाया जाता है, तो सोडियम की कक्षा कितनी होंगी गाइस? ये तीसरे आवर्त में आता है। सोडियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है, सिलिकॉन भी आता है। तो इनकी 3 कक्षाएं होंगी सभी की, क्योंकि ये तीसरे आवर्त में है। तो जैसे देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे कक्षाएं होती हैं। 1 कक्षा सोडियम की 1, 2, 3 इस प्रकार होती हैं, 3 कक्षाएं होंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं गाइस जो कार्बन की संख्या कितनी होती है? परमाणु 6 होती है और इसकी कक्षाओं को यदि हम देखें तो 2 और 4 इसके क्या होते हैं गाइस? मतलब इसकी संयोजकता एक प्रकार से क्या बाह्यतम कक्षा कितनी है? 4 है, इलेक्ट्रॉन है 2 और 4, तो इसकी कक्षा कितनी होंगी? देखिए दूसरे वाली आवर्त में आता है, किसमें? 1, 2। फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम आता है और सेकेंड आवर्त में हमने देखा था अभी हम देखेंगे और सोडियम पोटेशियम कोई भी आता होगा। तीसरे में आता है सोडियम पोटेशियम, और हाँ, और दूसरे में कौन आता है गाइस? हमने भूल गए थे। तो दूसरे में गाइस कार्बन आता है। कार्बन के बाद और भी संख्या ऑक्सीजन आता है। तो कार्बन ऑक्सीजन की जो संयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे गाइस, तो वो कितने होंगे? कार्बन के तो 2 और 4, तो 2 कक्षाएं होंगी। कितनी होंगी आवर्त? तो दूसरे में आता है तो 2 कक्षाएं बनेंगी, आप ध्यान रखिएगा। 2 कक्षा बन रही हैं तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 8, 8 इस प्रकार सजाया जाता है ट्रिक से इलेक्ट्रॉन को। तो 2 ले लेंगे, इसकी तो इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं। 2 ले लिया अपन ने आगे, तो 8 तो ले नहीं सकते। अब 2 से 8 लेंगे तो फिर 10 हो जाएंगे पूरे टोटल। तो अपन 6 लेना है तो 4 बचते हैं, तो 4 हैं। तो इसकी जो कार्बन की जो कक्षा बनेगी गाइस, तो 1 देखिए 1 बनेगी, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, 1 और 2 बनेंगी, यहाँ पे तो प्रोटॉन ही है। तो 2 कक्षाएं ही बनेंगी। ये समझाया गया है गाइस, इसमें बताने की कोशिश की गई है। और समूह में हमने देखा था, वो समूह बता रहे थे गाइस, तो समूह में हमने पहले ही देख लिया है। जो समूह होते हैं गाइस, जैसे ये कितने होते हैं गाइस? 18 समूह में विभाजित है। फर्स्ट समूह में हम देखते हैं क्या है? हाइड्रोजन है। और क्या है गाइस? हाइड्रोजन के लिए पोटेशियम भी पड़ता है ना। और क्या पड़ता है गाइस? लिथियम पड़ता है। सेकेंड में लिथियम है, हलीना का पोटेशियम, ये पढ़ते हैं गाइस फर्स्ट समूह में। अब इनकी संयोजकता देखेंगे हम, तो हाइड्रोजन इनकी मतलब संयोजकता मतलब बाह्यतम कक्षा मतलब जैसे कार्बन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितना था? 6 थे, 2 और 4, तो 4 था इसकी बाह्यतम कक्षा में। तो सभी के इनकी यदि एक में 4 है बाह्यतम कक्षा में, तो सब में होंगे। इससे हमको इसका पता चलता है। होप गाइस आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखिए विभिन्न, और पढ़े लेते हैं अपन आगे। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम इन आवर्त तत्वों की संख्या बता सकते हैं। तो आवर्त, हाँ गाइस, तो हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन से आवर्त में आएगा। यदि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो अपन निकाल सकते हैं। जैसे हमने कार्बन की, ऑक्सीजन की लेते हैं। ऑक्सीजन की देखते हैं, ऑक्सीजन का 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन की हम इनकी आवर्त की संख्या बताना चाहें कि कौन से आवर्त में आएगा ऑक्सीजन, तो हम बता सकते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन
2, 8, 8 और 4 में होंगे। तो यदि हम 2 तो ले लेंगे फर्स्ट वाली संख्या, तो ऑक्सीजन का हम यदि 2 ले लेते हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे गाइस? 2 होंगे, 2 ले लिया हमने। फिर हम क्या ले लेंगे अब गाइस? अब 8 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 8 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब क्या बचा गाइस? इसके लिए हम 6 लेंगे। तो इसमें हमने देखा कि 2 ही आवर्त बन रहे हैं। कितने गाइस? इसकी कक्षा कितनी है? 2 है। एक 2 इलेक्ट्रॉन वाली होगी और एक होगी गाइस 6 वाली। तो गाइस इसमें ऑक्सीजन के जो आवर्त जो कोष बनेंगे गाइस, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो यहाँ भरे जाएंगे। तो पहले में फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, और सेकेंड ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन बनेगा उसमें कितना होगा गाइस? 6 होगा। तो 2 और 6 भरा जाएगा। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोषों की संख्या आप से भर सकते हैं। सो गाइस आगे की कक्षा में हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² पर निर्भर करती है। 2n² पर निर्भर करती है। n नाभिक में नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। के कोष मतलब 2n² मल्टीपल प्रथम आवर्त के तत्व होंगे जो कोशा में होंगे गाइस। तो 2 के स्क्वायर होंगे, मतलब 2। पहली कक्षा में तो गाइस हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये होते हैं गाइस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो रेखा आपने बताई थी 2, 8, 8। यदि 2 पहले तो 2 ही होंगे, फिर बचते हैं यदि और ज़्यादा किसी में इलेक्ट्रॉन होंगे तो या ज़्यादा 8 होंगे या 8 से कम होंगे। यदि 8 नहीं हो पा रहे हैं तो फिर बाद में कम होंगे। फिर हम लेने की कोशिश करेंगे 8 और फिर 4। तो पहले कक्षा में हम देखते हैं कोशा में पहले जो कोश होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो के में गाइस, तो वो 2 ही होगी। ध्यान रखना। एल में -2 2² मतलब 8 होगा या 8 से नीचे होगा। तो दूसरी कक्षा में गाइस 8 होना चाहिए या 8 से कम। यदि नहीं हो पा रहा है, किसी के परमाणु संख्या कम है, तो जितनी भी होगी तो उतना रखा जाएगा, और नहीं तो ज़्यादातर 8 रखा जाता है। ठीक है ना। जैसे कार्बन की संख्या में हमने देखा था 6 था, तो आगे तो अपन ने बिल्कुल आँख बंद करके 2 लेंगे। 2 ले लिया, फिर क्या बचा गाइस? यदि हम 8 रखेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा 6 से, तो हमें क्या रखना पड़ा था? 4 रखना पड़ा था। तो -2 2² होगा। तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें तत्वों की संख्या 2, 8, 18। जो इसके बाद भी गाइस जो चौथे हैं, तीसरे, चौथे, 5वें, तीसरे में तो हमने बोला 8 होगी, फिर चौथे, 5वें, 6वें में 8, 18, 18, 32 होती है का गुणांक होती है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में देखेंगे। ऊंची कक्षा मतलब 11वीं 12वीं में आप पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है, उनकी रासायनिक अभिक्रिया का भी पता चलता है। आप देखेंगे तत्व में निर्मित आबंध प्रारूप, इसकी संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र के आधार पर बनाया था? वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में कैसे रखा जा सकता है? तो मेंडलीफ ने हमने बताया था तत्वों की यौगिक गुणधर्म के आधार पर या फिर शुद्धता के बारे में बताया था। उन्हें रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया भी करवाई थी गाइस उन्होंने। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति देखेंगे गाइस क्या है। अभी तो हमने मेंडलीफ के आवर्त सारणी से इनसे क्या दोष दूर हो गए ये देखा, आधुनिक आवर्त सारणी को देखा गाइस। अब उसकी प्रवृत्ति को देखेंगे। सो गाइस जो प्रवृत्ति के बारे में, संयोजकता के बारे में तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी दर्शाती है। तो इन अपन 4 पॉइंट में देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आप ध्यान रखना कौन कौन सी। पहली देखेंगे गाइस संयोजकता, दूसरी देखेंगे गाइस संयोजकता के बाद हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज। हम देखते हैं आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो जैसे ही 7 कोष गाइस 7 आवर्त आएगा तो उसमें परमाणु संख्या, उनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कक्ष होंगे वो बढ़ते जाएंगे।
अब ध्यान रखना, ये होती है संयोजकता, मतलब कि उसमें साइज बढ़ता जाएगा। संयोजकता तो लास्ट वाली बातम कक्षा होती है। फिर हम परमाणु साइज के बाद गाइस देखेंगे धातु अधातु के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 4 में अपन देख लेंगे प्रवृत्ति, आप देखना। पहले देखते हैं अपन संयोजकता। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। संयोजकता के बारे में आप देखते हैं कि उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर होती है। तो हमने ये पहले बता दिया कि संयोजकता किसी क्या होती है गाइस। जो संयोजकता होती है अपन देखते हैं बाह्यतम कक्षा होती है, बाहरी कोश में उपस्थित संख्या। जैसे कि कार्बन का या ऑक्सीजन का ही हम ले लेते हैं या फिर मैग्नीशियम का ही ले लेते हैं गाइस, किसी का भी ले लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो संयोजकता क्या होती है, बाहरी कोश की संख्या, मतलब बाहरी कोश की। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कार्बन ले लेते हैं, कार्बन में संयोजकता क्या बनती है, 2 और 4। तो इसकी संयोजकता क्या होगी गाइस कार्बन की, वो होगी बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो यही होती है गाइस संयोजकता। तो संयोजकता में क्या होता है अपन देख लेते हैं। संयोजकता गाइस हम देखते हैं इसमें क्रियाकलाप में बताया गया है कि जो संयोजकता होती है बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अपन समूह बनाए थे गाइस, जैसा फर्स्ट समूह में जितनी भी संयोजकता होगी गाइस तो वो समान होगी। क्या होगी, ऊपर से नीचे आने में समूह में जो संयोजकता होगी जैसी वो समान होगी। जैसे हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता है, यदि 2 है या 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबकी बराबर होगी। लिथियम है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, इन सब की संयोजकता गाइस ऊपर से नीचे आने में समान होती है। ठीक है। और यदि हम देखेंगे दाएं से बाएं जाने में ये परिवर्तित होती जाती है संयोजकता। जैसे हम दाएं से इस साइड गाइस बायां है, बायां से यदि अपन दाएं साइड जाते हैं आगे, जैसे अभी तो हमने समूह के आधार पर देखी, और इस साइड जाते हैं गाइस जो आवर्त के अनुसार जाते हैं तो क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है और फिर घट जाती है, घट करके 0 भी हो जाती है। सो गाइस देखते हैं आप परमाणु साइज के आधार पर। परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु की साइज का या त्रिज्या का पता चलता है एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र में सबसे बाहरी कोश की दूरी को परमाणु साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm है, पिकोमीटर है मतलब कि। तो गाइस परमाणु साइज के बारे में हम आपको बता देंगे, इसको आगे अपन एक बार पढ़े लेते हैं। लिखा क्या है इसमें, आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता है। दाईं से बाईं जाने में त्रिज्या क्या होती है गाइस, घटती है। आप ध्यान रखना इस साइड जाने में। और यदि समूह में नीचे आने में गाइस त्रिज्या बढ़ती है। ध्यान रखना साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन में ओनली 1 परमाणु था और 1 परमाणु 1 कोश था तो 1 बनेगी। और जब देखेंगे जो लिथियम था उसमें 2 था, उसमें 2 कोश थे, लिथियम के 2 कोश थे तो उसमें 2 त्रिज्याएं वो बनेंगे, कोश बनेंगे। तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने में। लेकिन जब अपन इस साइड जाते हैं गाइस, नीचे जाते हैं, इस साइड को जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो ये घटता है। क्योंकि जो नाभिक होता है गाइस जो नाभिक है मतलब प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, जैसे जितने ऐसे हैं तो यहाँ को जाएंगे गाइस, इसके भी बनेंगे, इसके भी बनेंगे, तो ये खिंचाव करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जब ये खींचेंगे तो क्या होगा, परमाणु साइज घटेगा और अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे गाइस ये इलेक्ट्रॉन को, ये नाभिक ये वाले। तो क्या होगा यहाँ पे, ये इसीलिए जब दाएं साइड देखते हैं तो अधातु पाई जाती हैं। अधातु क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ये लोग खींच रहे हैं अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रोटॉन खींचेंगे तो उनको अपन इससे जो इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं दे पाएगा ये,
जो दाएं साइड होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो खिंच रहे हैं, उनका घट रहा है, साइज घट रहा है। और घट रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो क्या होगा, और वो तो लेगा, और लेगा तो क्या है, ऋणात्मक आयन बनाएगा, और जो ऋणात्मक आयन बनाता है वही अधातु होता है। आप देखेंगे कि समूह के नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता जाता है। इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा था परमाणु साइज गाइस बढ़ता जाता है। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं अपन ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में, तो आवर्त भी बढ़ता है। समूह है ये वन समूह का है, ये वन आवर्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 आवर्त आता है। जब 2 आवर्त आएगा तो इसका साइज गाइस बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा इनकी कक्षाएं कितनी होती है, ओनली 1 होती है। लेकिन 2 आवर्त वाले में कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और 3 आवर्त वाले में कितनी कक्षाएं हो जाएंगी गाइस, 3 हो जाएंगी। इस प्रकार ये 7 आवर्त हैं, तो 7 तक इनका साइज बढ़ता जाता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो दूरी नीचे में बढ़ता है, इसीलिए नीचे जाने पर कोष जुड़ जाता है। इसका नाभिक तथा बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और हम देखेंगे गाइस इसके बीच की नाभिक जैसे नीचे जाता है तो आगे तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन में एक ही कोष था, तो एक ही कोष था, तो इनके बीच की दूरी नहीं थी इलेक्ट्रॉन में। लेकिन जब हम 7वें नंबर में इनका बढ़ जाएगा गाइस, तो यहाँ देखेंगे 1 2 और 3 इनका साइज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत दूर हो जाएगा। और बहुत दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाती, इस कारण के आवेश बढ़ जाएगा और परमाणु साइज भी बढ़ जाता है। देखिए सोडियम मैग्नीशियम जैसी धातु सारणी के बाईं ओर हैं। हम देखते हैं कि सोडियम है जो गाइस और मैग्नीशियम है ये बाईं ओर हैं, इस ओर हैं गाइस, इस ओर हैं, इस ओर नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों है, सल्फर फ्लोरीन अधातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर फ्लोरीन अधातुएं हैं जो वो दाईं ओर स्थित हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित है, जैसे अर्धधातुएं उपधातुएं भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में बता चुके हैं, जो दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर वाली हैं धातुएं हैं, अधातुएं हैं दाईं ओर वाली, इस साइड अधातुएं हैं, और बीच में जो हमने बताया था रेखा खींचकर वो आवर्त सारणी में हम बता चुके हैं, वो उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं उप अधातुओं को अलग करती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कौन सी है गाइस, जैसे हमने देखा था यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह जो उपधातुएं हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम अधातुओं एवं धातुओं के दोनों गुणधर्म को प्रदर्शित करती है, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं, मतलब दोनों के गुणधर्म बताती हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा था आबंध बनाते समय धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वह धनात्मक आयन भी बनाते हैं। सो गाइस हम धनात्मक व अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। त्यागने की प्रवृत्ति, और हम देखते हैं आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, और समूह के नीचे आने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने में उनको निकल जाते हैं, सुगमता होती है, इसीलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त घटता है, समूह के नीचे आने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातुएं ऋणात्मक होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होगी। हमने इसके बारे में आगे बता दिया है गाइस कि अधातुएं ऋणात्मक होती हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो दाईं ओर हम देखते हैं जो उनका आकर्षण बल हो जाता है, क्या वो खिंचाव होता है, और यहाँ पे ये दूर हो जाता है, तो इसलिए आसानी से त्याग देती हैं, बड़ा साइज होता है, और इनमें आकर्षण के कारण ये नहीं त्याग सकती, और नहीं त्याग सकेंगी तो ऋण आयन बनाएंगी, वो लेंगी किसी से, और लेंगी तो फिर क्या होगा, दे तो पाएंगी नहीं, क्योंकि वो त्याग नहीं पा रही हैं, त्याग नहीं पाएंगी तो ऋण आयन बनाएंगी, मतलब अधातुएं हो जाएंगी। आइए इन गुणधर्मों को विविधता को जानकारी करते हैं। देखिए विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुओं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर
ऊपर की ओर स्थित होती हैं। अधातुओं के बारे में हम बता चुके हैं, ये अधातुएं दाहिनी ओर होती हैं और जो धातुएं होती हैं गाइस वो बाईं ओर स्थित होती हैं। और जो बीच में जो इनका विभाजन करता है वो कौन होता है? उपधातुएं होती हैं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन वगैरह है। इन प्रवृत्तियों को तत्वों को ऑक्साइड, देखिए विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों को से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइड की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, क्योंकि अधातुएं ऑक्साइड क्षारीय क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सो गाइस, एक बार और हम अपनी इस मेंडल इनकी आधुनिक आवर्त सारणी मतलब कि मॉडल हेनरी की आवर्त सारणी को देखे लेते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि जो अपन ने अभी यही पढ़ा है कि जो अधातुएं होती हैं वो किस ओर हैं गाइस? अपनी बाईं ओर हैं। कहाँ पे हैं? बाईं ओर होती हैं। देखिए गाइस, ये है, ये यहाँ से लग गई हैं, धातुएं लग गई हैं। क्या हैं गाइस? धातुएं। और ये क्या है गाइस? ये वाली, ये हम देखते हैं 14 से 14 हैं। यहाँ से जो हैं ये, जैसे ये तो इन जो ये पिंक कलर का बॉक्स दिखाई देता है, ये क्या है? उपधातुएं। मतलब धातुओं के भी गुण मिलते हैं, अधातुओं के भी गुण मिलते हैं, और ये गाइस अधातुएं हैं। तो हमने देखा गाइस कि, और हमने क्या देखा गाइस? ये क्या है गाइस? आवर्त हैं। जैसे कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। आवर्त में हमने क्या देखा? जो लास्ट ये, इसमें हाइड्रोजन में 1 आवर्त है, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कोष बनेगा। और यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, ये वाला देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ये दूसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त में हमने देखा कि लिथियम और बेरियम और ये यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह हैं। तो इनमें 2 आवर्त बन रहा है। 2 आवर्त मतलब कि 2 कक्षाएं बनेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन 2 और 4 होते हैं, तो 2 कक्षाएं बनी कि नहीं बनी? सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह है, एक इसमें 3 आवर्त बनते हैं। तो मतलब इनकी जो ऊपर से नीचे आने में, आवर्त संख्या बढ़ने में, इनके किस में वृद्धि हो जाती है गाइस? साइज में वृद्धि हो जाएगी। 7 आवर्त है तो यहाँ देखिए 7 कक्षाएं बनाई जाएंगी, तो इनकी साइज में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं होगी? होगी। और संयोजकता के बारे में पढ़ा था। संयोजकता में क्या देखा हमने? जो संयोजकता होती है गाइस, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 ही होती है। कितनी होती है? 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता होती है गाइस। जैसे हाइड्रोजन का तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रकार कार्बन का गाइस हमने देखा कि 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 2 और 4, 2 और 4 होंगे। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन होते, संयोजकता होती है गाइस, वो समूह के अनुसार होती है। जैसे ये है 14 में कितने कोष हैं गाइस? इसमें 12वीं कक्षा कितनी है? 4 है। तो इन सभी के समूह में जो अपन जो ऊपर से नीचे आने में संयोजकता समान होती है। और क्या देखा? धातु अधातु देखी। ये गाइस अधातु होती हैं, ये अधातुएं होती हैं, सॉरी, ये अधातुएं होती हैं, ये धातुएं होती हैं। और धातु अधातुओं में कैसे होता है गाइस? जैसे हम देखते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखती हैं। कौन? धातुएं। क्या करती हैं? देखिए हमने देखा इलेक्ट्रॉन कैसे देखती हैं, क्योंकि हम देखा कि आवर्त में जो लास्ट वाली धातुएं होती हैं गाइस, तो उनमें बड़ा इलेक्ट्रॉन बनेगा और पास में होने के कारण में खिंचाव नहीं होता। तो इनका साइज भी बड़ा होता है। और जैसे जैसे इस साइड जाते हैं गाइस, हम दाएं से बाएं ओर जाते हैं, मतलब कि सॉरी, बाएं से दाएं ओर जाते हैं, इस ओर जाते हैं गाइस, तो ये लास्ट में पड़ता है। और इनमें खिंचाव ज़्यादा, नाभिक से और इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने में असमर्थ होती हैं अधातुएं। और इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी नहीं तो वो धातुएं कैसी बनेंगी? वो तो इलेक्ट्रॉन को यदि त्यागेंगी नहीं, इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ये किसी को दे नहीं सकती, ओनली ले सकती हैं। और ले सकती हैं तो ऋणात्मक आयन बनाने के कारण ये अधातुएं होती हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। यदि आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो लाइक
करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हम 10th क्लास का फुल कोर्स करवाएंगे गाइस। और कोई भी टॉपिक से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी इसके क्वेश्चन पार्ट में, क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। और गाइस जो ये क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको हम अलग से वीडियो पार्ट बनाएंगे गाइस। पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाल देंगे और साथ में ये वाले क्वेश्चन भी पूरे हम करवाएंगे, अभ्यास क्वेश्चन करवाएंगे। सो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे गाइस। मिलते हैं कल हम क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे। सो थैंक यू। हमें सपोर्ट करना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, लेकिन करना ज़रूर, कुछ भी करना लेकिन करना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य बता देना कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, यदि किया है तो आपको कहाँ पसंद नहीं आया, हमें कहाँ सुधार करना चाहिए। सो थैंक यू।